कि भारत में राष्ट्रवाद क्या है। दोस्तों ये लेसन जो है कोई छोटा लेसन नहीं है, बहुत ही बड़ा लेसन है और इसको पढ़ने के लिए एक दिन और एक दो घंटा में ये खत्म नहीं होने वाला है, ये लगभग 2-3 घंटा चलेगा। तो आज हम लोग इसके आधा चैप्टर को पढ़ेंगे और उसके बाद जो है हम लोग इसके आधा चैप्टर को कल या परसों वाले में पढ़ेंगे। इसका साउंड ऑफ कर। अभी आप लोग बहुत कम लड़के जुटे हैं। साहिल पटेल साफ आ रहा है सर। हाँ बाबू साफ आएगा, साफ दिख रहा है ना। बोले थे ही हम ऑफलाइन क्लास में सुबह बोले थे कि लाइव आएंगे तो साफ दिखाई देगा। हाँ तो लाइक आप लोग कर लीजिए, लाइक कीजिए। आसिफ बोल रहा है कि सर धुंधला दिख रहा है। हाँ बाबू तुम्हारे मोबाइल में प्रॉब्लम होगा बाबू, सब कोई का साफ दिख रहा है। आसिफ तुम्हारा मोबाइल में प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा इसको ये करो, क्या नाम है उसका, क्वालिटी बढ़ाने के लिए। हाँ क्वालिटी थोड़ा बढ़ा के देखो, सभी लोग का साफ दिख रहा है, सब कोई कह रहा कि अच्छा दिख रहा है। तुम्हारा मोबाइल में धुंधला दिख रहा है, इसका मतलब क्वालिटी तुम्हारा कमजोर है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन को चालू करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। ठीक है बाबू, देखिए कहता है कि भारत में राष्ट्रवाद। पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है। देखिए राष्ट्रवाद अपने देश से लगाव, अपने देश से प्रेम, अपने देश से स्नेह, अपने देश के ऊपर सारा का चीज निछावर कर देना, इसी चीज को हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। लेकिन राष्ट्रवाद उठने का रीजन क्या पड़ा था, राष्ट्रवाद का आने का, राष्ट्रवाद फैलने का, हम देशवासियों में, पूरे भारतवासियों में राष्ट्रवाद फैलने का, उभरने का रीजन क्या था। तो अंग्रेजों ने हमें ऐसा ऐसा जख्म दिया था, वो जख्म जब तक से राष्ट्रवाद नहीं आता तब तक से वो भरने वाला जख्म नहीं था। देखिए राष्ट्रवाद का प्रमुख, अगर हम मुख्तर देखेंगे तो राष्ट्रवाद का प्रमुख 4 रीजन थे। राष्ट्रवाद का 4 रीजन थे, जिसमें आपको बोर्ड पर दिख रहा है, बोर्ड पर आपको दिख रहा है कि पहला में आपका कहता है राजनीतिक रीजन, दूसरा था आर्थिक कारण, तीसरा सामाजिक और चौथा धार्मिक। जो आपको साफ बोर्ड पर दिख रहा है, आज एकदम क्लीन दिखाई दे रहा है बाबू। देखो हम लोग आज राजनीतिक टॉपिक को पढ़ेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद उभरने का राजनीतिक टॉपिक क्या है। टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, एक टॉपिक से ये क्लियर होने वाला नहीं है, क्योंकि ये लेसन जो है बहुत ही बड़ा लेसन है। ठीक है ना, एक टॉपिक से क्लियर होने वाला, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। देखिए ये पहले हम लोग समझते हैं कि राजनीतिक कारण क्या था। तो सबसे पहले एक अंग्रेज आया, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन आप लोग पढ़े होंगे। लॉर्ड लिटन जो आया वो 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लेकर के आ गया। अब ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था, इसको जरा सा समझिए। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट वो एक्ट था जो भारतीयों पर खास करके ये थोपा गया एक जुल्म एक्ट था। क्योंकि हम हिंदुस्तानी जो थे, हम लोग का लैंग्वेज जो था हिंदी था, हम लोग हिंदी में बात को समझ पाते थे, उर्दू में बात को समझ पाते थे, संस्कृत में बात को समझ पाते थे। हमारी लैंग्वेज जो थी अंग्रेजी नहीं था, और हम लोग अपने लैंग्वेज में क्या लिखते थे ये बात अंग्रेजों को समझ में नहीं आता था। अंग्रेज सब को लगता था कि ये क्या लैंग्वेज लिख रहा है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा था। तो उसने क्या काम कर दिया कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ले आया और कहा कि ये हिंदी में प्रिंट नहीं होगा और इंग्लिश में प्रिंट होगा, केवल इंग्लिश में प्रिंट होगा, हिंदी में और उर्दू में और संस्कृत में, ये सब जो लैंग्वेज था उसमें प्रिंट नहीं होगा। इस चीज को हम लोग बोलते हैं वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ये लाया था लॉर्ड लिटन। अब हम लोग को तो अंग्रेजी आता था ना,
हम लोग का माध्यम था बोलचाल, लैंग्वेज का माध्यम जो हम लोग का था हिंदी था, ज़्यादा हम लोग की लैंग्वेज हिंदी था। उसके बाद अंग्रेजी तो नहीं था, उर्दू था, संस्कृत था, मराठी था, गुजराती था, ये सब हम लोग का लैंग्वेज था, लेकिन ज़्यादा लैंग्वेज हम लोग का हिंदी था। अंग्रेजों को वो लैंग्वेज नहीं आ रहा था, वो साफ एकदम कह दिया कि इस लैंग्वेज पे प्रिंट नहीं होगा, हम लोग का लैंग्वेज जो बनेगा वो अंग्रेजी बनेगा। पहला जो एक राजनीतिक कारण बना, उसके बाद दूसरा क्या बना, इलवॉट बिल पारित। इलवॉट क्या काम किया कि एक बिल ले आया और उस बिल में ये कहा कि जितने भी भारतीय पर केस हो रहा है, जितने भी भारतीयों पर केस हो रहा है, उन सबका जज जो होंगे, जज जो देखने वाला केस का डिसीजन देने वाला होंगे, वो बोला कि वो केवल और केवल यूरोपीय रहेंगे। अब यूरोपीय रहेंगे तो जाहिर सी बात है, अब आप ऐसे समझिए कि आपके घर से झगड़ा हुआ और आपके पड़ोस से झगड़ा हुआ, पड़ोसी आपका कहता है कि पंचितनामा में फैसला करने वाला मेरे ही घर का रहेगा, तो अब ये बताइए कि क्या डिसीजन सही मिल सकता है? आप लोग बताइए, आंसर को कमेंट करके बताइए। तो पड़ोसी आपसे झगड़ा हुआ और आपके घर से झगड़ा हुआ, और पड़ोसी आपका कहता है कि जो डिसीजन होगा, जो जस्टिस होगा, यानी जो निर्णय देने वाला होगा, वो मेरे ही घर का होगा, तो आप ये बताइए क्या डिसीजन जो था वो सही आ पाएगा? नहीं सर, दानिश शाह बोलता है नहीं बाबू, नहीं आएगा। डिसीजन तो है वो कभी भी साफ नहीं आ पाएगा, डिसीजन क्लियर नहीं आ पाएगा। इसी तरह से ये इरवाट बिल जो था, ये जो लाया, उसमें कहा कि जज जो रहेगा वो मेरे ही देश का रहेगा। कौन कहा? इलवॉट कहा। और जज जो रहेगा वो यूरोपीय रहेगा, मेरी देश का रहेगा, प्लस में यूरोपीय रहेगा। ये भी एक कारण बना। ये कब आया था? 1883 ईस्वी में आया था। जो ये भी एक रीजन पड़ा। दो रीजन आपको समझ में आ गया। अब अगला रीजन हम लोग चलते हैं। कोलकाता कारपोरेशन एक्ट, ये लॉर्ड कर्जन लाया था। लॉर्ड कर्जन के बारे में आप लोग जानते होंगे। लॉर्ड कर्जन जो था वो कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट लाया 1899 ईस्वी में। कब लाया? 1899। बाबू नोट करते चलिएगा, चूंकि यही से ऑब्जेक्टिव बनेगा। नोट आप लोग करते चलिए, चूंकि यही से ऑब्जेक्टिव बनेगा, और ऑब्जेक्टिव बनेगा तो बहुत ज्यादा इसका फायदेमंद होगा आप लोग के लिए। प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए, ऑब्जेक्टिव यहीं से बनेगा। चलिए, तो वो क्या काम किया? लॉर्ड कर्जन 1899 ईस्वी में एक एक्ट लाता है, कोलकाता कारपोरेशन, और उसी एक्ट के तहत बंगाल को 2 बराबर भाग में बांट देता है। अब देखिए, ये बंगाल को 2 बराबर भाग में कैसे बांटा। बंगाल जो थी वो भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। बंगाल भारत की बड़ी रियासत थी। बंगाल को पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल में पहले हम लोग जानते थे। जब हम लोग का देश गुलाम था, उस दौर में बंगाल जो था देश का सबसे बड़ी रियासत थी। समझ में आ रहा है? और वो पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल के नाम से विख्यात थी। उसको क्या काम कर दिया कि 2 बराबर भागों में बांट दिया। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की संख्या ज्यादा था, तो वहीं पूर्वी बंगाल में मुसलमानों की संख्या ज्यादा था। पूर्वी बंगाल जो आज बांग्लादेश बन गया है, आप लोग को ये पता होगा कि पूर्वी बंगाल का पुराना नाम, नया नाम जो है अभी करंट में, वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश से पहले वो पूर्वी बंगाल में आता था। तो पूर्वी बंगाल की तरफ देखा जाए तो मुसलमानों की संख्या लगभग 70 से 80% है। कहता है 70 से 80%। वहीं पश्चिमी बंगाल में हिंदुओं की संख्या 70 से 80% है। ये दोनों देश में, दोनों राज्यों में, दोनों तरफ, एक तरफ ज्यादा मुसलमान थे तो दूसरी तरफ ज्यादा हिंदू थे। यानी इस तरह से करके ये दोनों तरफ था। कर्जन अपना मौका का फायदा उठाया और सोचा कि इन दोनों राज्यों को बांट दे, एक तरफ हिंदू हो जाए और दूसरी तरफ मुसलमान हो जाए। लेकिन वहां के हिंदू और मुसलमान दोनों देशभक्त थे, दोनों राष्ट्र प्रेमी थे। उन्होंने ऐसा होने नहीं दिया और इसका पुरजोर विरोध किया। अंग्रेज को मजबूरन आकर के कर्जन गवर्नमेंट को
मजबूरन आकर के 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द करना पड़ा। तो आपको याद होगा कि बंगाल विभाजन कब हुआ, तो कब हुआ 1905 में। पढ़ाया जाता है ऑब्जेक्टिव में, बंगाल विभाजन कब हुआ 1905 में। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ तो 1911 में। अब समझ में आ रहा है बंगाल विभाजन क्यों वापस लिया गया। तो वहां के हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर के इस विभाजन को पूरी तरह से इसका विरोध किया और अंत में कर्जन को, लॉर्ड कर्जन को इसका विरोध कर देखते हुए, विरोध का सामना करते हुए उसको पुनः अपना पहले वाला स्टेज पर जाना पड़ा और बंगाल विभाजन को रद्द करना पड़ा। तो 1911 में बंगाल विभाजन रद्द भी हो गया। इससे पहले बंगाल को विभाजन करने से पहले एक और नियम लाया था, वो विश्वविद्यालय अधिनियम लाया था। वो लाया था विश्वविद्यालय अधिनियम। बंगाल विभाजन को रद्द करने से पहले विश्वविद्यालय अधिनियम लाया था 1904 में। इसके तहत बताया कि जितने भी देश का विश्वविद्यालय है, जितने भी देश का विश्वविद्यालय है, उसका कुलपति और महापति हमारे ही देश का लोग होंगे। अब ऐसे समझिए कि एक यूनिवर्सिटी का जो चांसलर है, यूनिवर्सिटी का जो अध्यक्ष है, अगर से वो यूरोप का हो जाता है तो उसमें क्या होगा कि यूनिवर्सिटी का जो पढ़ाई होता है वो हाई क्वालिटी का पढ़ाई होता है। यूनिवर्सिटी में बीए एमए वाले बच्चे पढ़ते हैं जो अच्छे डिग्री लेते हैं। और यूनिवर्सिटी का जो चांसलर होगा, चांसलर ही नहीं, हेड चांसलर जो होगा वो यूरोप का हो जाएगा। तो अब बताइए उसमें शासन, उसका पढ़ाई जो होगा किस लेवल का होगा, आप लोग खुद ही समझ सकते हैं। तो कर्जन जो था यही दिमाग चला और कहा कि विश्वविद्यालय अधिनियम लाया 1904 में और कहा कि यूनिवर्सिटी का जो चांसलर हैं वो मेरे ही देश का होंगे, यानी यूरोपीय देश का ही होंगे। जिसके वजह से ये भी इसका भी विरोध हुआ। उसके बाद बंगाल विभाजन का भी विरोध हुआ। इन सबों को देखते हुए भारतीयों को लगा कि अब हमें देश के लिए कुछ करना पड़ेगा। समझ रहा है? इन सबों को देखते हुए भारतीयों को लगा कि अब हमें देश के लिए कुछ करना पड़ेगा, ऐसे काम चलने वाला नहीं है। तब हमारे देश के बहुत सारे नेताओं ने, जैसे क्या नाम, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो इसमें थे वो थे महात्मा गांधी। उन लोगों ने पुरजोर विरोध किया और उसके बाद फिर देश के आजादी के लिए एक बिगुल फूका। तो ये था राजनीतिक कारण। ये क्या था दोस्तों? राजनीतिक कारण था। अभी हम लोग इसका 3 कारण को पढ़ेंगे: आर्थिक कारण, सामाजिक कारण और धार्मिक कारण। ये जो था एक राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण का इतना टॉपिक है आपका। अब हम यहीं से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। अब आपको कल जो होगा ये आर्थिक कारण, उसके बाद वाले दिन को सामाजिक कारण और उसके बाद वाले दिन को धार्मिक कारण पढ़ाया जाएगा। आज भर इतना ही। हमको लगता है कि आपको भारत में राष्ट्रवाद का राजनीतिक कारण जो है बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा।